अभी हम नए टॉपिक पे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल। इसको थ्योरी की तरह पढ़ेंगे और ये अच्छा टॉपिक है, आसान है, टफ लेवल से हम आ गए हैं, थोड़ा आसान है, ये वाला पार्ट बिल्कुल इजी है। मैंने ये समझ सकते कंडक्टर में ऐसा क्या हो जा रहा है कि मतलब चीजें इतनी बदल जा रही है, ऐसा क्या है, थोड़ा बता सकते हैं क्या? मतलब क्योंकि यार मतलब क्यू चार्ज है, वो क्यू चार्ज कंडक्टर पे हो या फिर मतलब नॉन कंडक्टर पे, कूलम्ब्स को थोड़ी पता है कंडक्टर पे चार्ज है कि नॉन कंडक्टर पे, वो तो वैसे वैसे लगना चाहिए। तो दिक्कत क्या आती है सर कंडक्टर में? मतलब इससे पहले जो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, कंडक्टर शुरू करने से पहले हमने जितनी बात की ड्यू टू शेल, ड्यू टू सॉलिड्स, जो भी सब बात किया वो क्या था? नॉन कंडक्टिंग था, वो कंडक्टिंग नहीं था। अभी अगर चीजें कैसी है? कंडक्टिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अच्छा अब ये देखिए इसमें मतलब कंडक्टर में ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना मतलब हाहाकार मच गया, क्या दिक्कत क्या है दोस्त? दिक्कत ये है ना, जैसे मैं बताता हूं, अगर मान तेरे पास यहां पे से नॉन कंडक्टिंग शेल थी, दिस इज क्या, ये क्या है आपके पास? नॉन कंडक्टिंग शेल। क्या है आपके पास? नॉन कंडक्टिंग शेल। इस पे अगर आपने यहां पे क्यू चार्ज दे दिया और क्यू चार्ज को क्या कर दिया आपने? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यू चार्ज दिया और कैसा है वो? यूडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अब आप मान लीजिए यहां पे Q1 को भी लेके आएंगे, Q2, Q3, यहां पे मान लो Q2, Q3, कुछ भी करते रहिए आप, पर ये चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमेशा कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज नॉन कंडक्टिंग शेल के ऊपर चार्ज मूव कर सकता नहीं है। इतनी बात चमक गई आपको? पर अगर यही मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो चार्ज ऑन शेल विल बी अनअफेक्टेड ऑफ अदर चार्जेस। अब कुछ भी करते रहिए, चार्ज मूव कर सकता नहीं है, चार्ज इज फिक्स। तो यहां पे चार्ज ऑन शेल कैन नॉट मूव। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मूव नहीं कर पा रहा तो हमें पता है भी अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। पर मान ले अगर सर जी यही हमारे पास कंडक्टिंग शेल होती है, ये कैसी होती है आपके पास? कंडक्टिंग शेल होती है। इस पे आपने कुछ क्यू चार्ज दिया, इनिशियली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। फिर मान लीजिए आप Q1 को लेके आए तो यहां पे कुछ अलग चार्ज आएगा, यहां पे कुछ अलग आएगा। फिर कुछ Q2 को लेके आए, समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या होगा, जो चार्जेस हैं आपके पास में, जो सरफेस पे जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस का पैटर्न डिपेंड करता है भाई बाहर कैसे कैसे चार्जेस हैं। तो हमें जो रिजल्ट्स पता है वो सिर्फ किसकी वजह से पता है? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इस वजह से आप वहां के रिजल्ट यहां पे नहीं लगा पा रहे हैं, बिकॉज यहां पे चार्ज आपके पास में कई बार सिमेट्रिक होता है, कई बार सिमेट्रिक नहीं होता। अगर सिमेट्रिक है ना, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा इसमें सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, तो जो रिजल्ट इसके थे वही सेम रिजल्ट इसमें आएंगे। बिकॉज कूलम्ब्स लॉ को थोड़ी पता है चार्ज कंडक्टर पे पड़ा है नॉन कंडक्टर पे पड़ा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई साहब? जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके जो रिजल्ट्स आपने पढ़े थे, आपने पढ़ा था शेल की वजह से बाहर आता है KQ/R², अंदर आता है 0, किसमें? नॉन कंडक्टिंग में। तो वो कंडक्टिंग में भी आ जाएगा। पर उस वाले केस में क्या होना चाहिए? जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में उस नॉन कंडक्टिंग शेल के ऊपर था, वही वैसा ही कहां पे होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग शेल पे। पर अगर आप बोलेंगे सर जी यहां पे चार्जेस कुछ, आप यहां पे Q1 को ले आए तो अभी Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहां पे कुछ अलग ज्यादा कम। अगर यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो रिजल्ट उससे मैच करेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, कंडक्टर को बहुत बड़ी चीज ऐसा नहीं है, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन कंडक्टर वाला कंडक्टर में है सेम तो रिजल्ट मैच कर जाएंगे, नहीं है तो मैच नहीं करेंगे। अब इसमें दिक्कत क्या है? जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत रैंडम पैटर्न बनता है। मतलब ऐसे नहीं पता सर इतने यहां पे कितना वहां पे कितना, बहुत रैंडम पैटर्न बनता है। और जब बहुत रैंडम पैटर्न बनता है आपके पास तो उसके रिजल्ट आपको पता नहीं है। इस वजह से हमें जो बेसिक कंसेप्ट है उनसे बार बार काम करना पड़ता है। मेरी दिक्कत समझ में आ रही है आपको? अगर जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में नॉन कंडक्टिंग में था वैसे एयर कंडक्टिंग में होगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि मान ले यहां पे सिर्फ Q1 चार्ज इस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, आपके पास Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था, अंदर 0 आता है। अगर इस पे भी Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अंदर 0 आएगा। अगर इसके बाहर देंगे तो KQ/R², इसके बाहर KQ/R² आएगा। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, पर कंडक्टर में इशू ये होता है कि उस चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सटर्नल चार्जेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप एक्सटर्नल चार्ज को लेके आते हैं, दूर लेके जाते हैं, उससे जो चार्ज होता है सरफेस पे वो वैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। उस वजह से रिजल्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपको दिक्कत समझ में आ गई भाई साहब कि कंडक्टर में थोड़ी दिक्कत क्या है? ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक की हम बात कर रहे थे, ये बात आप छाप लीजिएगा अपनी भाषा के अंदर, जो मैंने आपको बताई कि भाई साहब कंडक्टर अपने आप में बड़ा क्यों है? बिकॉज कंडक्टर में जो चार्ज का पैटर्न है वो बदलता रहता है। किस पे डिपेंड करता है? बाहर चार्जेस कैसे हैं, अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है तो वो कैसा है। इस वजह से कंडक्टर थोड़ा टफ हो जाता है। अगर जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन कंडक्टिंग में है वैसा ही कंडक्टिंग में होगा तो आपके पास में रिजल्ट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, वो रिजल्ट बदलेंगे नहीं। आइए अब हम अपने टॉपिक को करते हैं, इसको हम शुरू कर रहे थे। हम बोल रहे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ ये आपको निकालना है। अब सुनना मेरी बात को, यहां पे ऐसे शेल है, ये क्या है आपके पास? शेल।
तो शेल है तो शेल की भी तो कुछ थोड़ी बहुत थिकनेस तो होगी, मतलब शेल मतलब कितना पतला, इतना सा, इतना कुछ तो थिकनेस होगी। तो ये शेल को हमने थोड़ा सा मैंने बोला इस पे कुछ मैंने Q1 चार्ज दिया, इस शेल पे कितना चार्ज दिया, कुछ Q चार्ज दिया, इसकी रेडियस कुछ R। मैंने बोला बताइए इसका चार्ज इनर सरफेस पे कितना होगा और आउटर सरफेस पे कितना होगा। यहां पे इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो हमने चार्ज क्या है, Q चार्ज इज गिवन टू शेल, मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको ये बताने कि इनर सरफेस पे चार्ज कितना है, इनर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, ये हमें बताना है, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। ठीक है, ये तो लोगों को सीधा चमक जाता है सर बाहर वाले पे आएगा अंदर वाले पे नहीं आएगा। इसका रीजन आप जानिए ऐसा क्यों होगा। फाइनल देखे मैं बताता हूं क्या आएगा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता कितना आया, चलो मैंने मान लिया कि शेल को थोड़ा थिक कर दिया, शेल की जो थिकनेस थी उसे जूम कर लिया, शेल की थिकनेस को क्या कर लिया दोस्त, जूम कर लिया। तो पतला सा शेल भी तो मोटा दिखाई दे रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। शेल की थिकनेस को क्या कर लिया, मतलब जूम कर लिया हमने, क्लियर। तो शेल के दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, इस सरफेस का नाम होता है इनर सरफेस, इसका नाम क्या होता है इनर सरफेस, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आउटर सरफेस। क्या नाम होता है इसका, आउटर सरफेस। ठीक है, अगर आप इसके सेंटर पे कोई चार्ज दें, इसके सॉरी अब आपने क्या किया है, आपने सिर्फ इसमें यहां पे कुछ Q चार्ज दिया था, तो मैंने बोला अंदर वाले मान लो Q1, बाहर वाले मान लो Q2, मुझे नहीं पता कितना कितना आएगा। मैंने मान लिया कि शेल के अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज है Q1 और बाहर वाले पे कितना है Q2, पर मुझे ये पता है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कैपिटल Q के बराबर होगी। इसका रीजन सर ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, जितना अंदर होगा उतना ही क्या होगा आपके पास बाहर होगा। क्लियर, किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब आप देखिए अगर आपने यहां पे सेंटर पे ऐसे कुछ, अब हम ठीक है मैं हो गई ये बात। अब सुनिए, अब अगर मैं इसके मीट में गॉसियन सरफेस मानूं, क्या क्या किया मैंने, गॉसियन सरफेस माना, हमने क्या माना यहां पे, गॉसियन सरफेस माना। ये क्या है, दिस इज गॉसियन सरफेस इनसाइड मीट ऑफ कंडक्टर, मीट ऑफ कंडक्टिंग शेल। इस कंडक्टिंग शेल की जो मीट थी उसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस माना है। समझ में आ रहा है, मतलब शेल कितनी पतली क्यों ना, पर कुछ थिकनेस तो होगी, उस थिकनेस के अंदर माना, यहां पे मटेरियल है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए अगर ये नोटबुक है आपके पास में, ये एक पेज है, तो ये ऐसी शेल होगी मान लो, सेंट्रिकल टाइप मान लो, तो हमने कैसा माना, पेज हो गया ना इसका, जो ये पेज हो गया वो माना, मतलब मीट से है आपके पास गॉसियन सरफेस। अच्छा, अगर आप इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है ये बात। अच्छा, अब ये बताइए कि E की वैल्यू कितनी है, मीट के अंदर E की वैल्यू कितनी है, मीट में E की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर जी मीट के अंदर अगर आप हैं तो E की वैल्यू 0 होगी, E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0 इनसाइड मीट। कितनी बात सही है भाई, मीट के अंदर EFI कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है जी, अगर मीट के अंदर EFI आपके पास 0 आएगा तो इसका मतलब हुआ ये पूरी टर्म 0 होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी आपके पास 0 होगी, तो Q इनसाइड भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो Q इनसाइड होना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपके पास, 0। तो अगर वो 0 आना चाहिए तो आप देखिए अंदर से इसके अंदर नेट Q इनसाइड कितना है, Q1 है, तो नेट Q इनसाइड कितना है, Q1, और किसके बराबर होना चाहिए, 0। मतलब Q1 0 होगा तो वह सारा चार्ज कहां पे रहेगा आपके पास, सरफेस पे रहेगा। तो आप बोलेंगे सर जी आंसर जो है Q1 इज इक्वल टू 0, Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, मतलब ऐसा बनेगा, सारा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आएगा, अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज आएगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। मैंने क्या बोला, यहां पे आप सेंटर पे इसको आप कुछ भी मत रखिए, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आप ये बोला सर जी यहां पे चार्ज Q1 है, आपको समझ में, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो Q इनसाइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और इस गॉसियन सरफेस के जो Q इनसाइड है वो सिर्फ Q1 है, और Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। क्यों, क्योंकि सर जी Q इनसाइड 0 होना चाहिए, अंदर सिर्फ Q1 है, तो Q1 0, टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q आ गई। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप थोड़ा समझ लो, मैं आपको बता देता हूं, ये तो रिजल्ट हो गया। अब आप इसको फाइनल ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लीजिए कभी भी अगर आप एक शेल देख रहे हैं, शेल, तो शेल के अंदर आप ऐसे कोई भी सरफेस मानेंगे, ऐसे कोई गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर हमेशा Q इनसाइड कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा।
ठीक है, आप इसको छाप लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, फिर अपने एक सवाल करते हैं, उससे आपको चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल में क्या है आपके पास, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है क्यू। क्लियर, आपको क्या बोला गया, ये शेल न्यूट्रल है आपके पास, तो आपको बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। तो सरफेस ऑफ शेल, शेल के इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, ये आपको बताना है। बता पाएंगे क्या? एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। वैसे पहला सवाल है, हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल हो, आप ये ट्राई कीजिए, फिर अपने डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो आप क्या बोले सर, मान लेते हैं यहां पे कुछ Q1 चार्ज होगा, यहां पे कैसा होगा आपके पास Q1 चार्ज, यहां पे कैसा होगा Q2 चार्ज। इसको थोड़ा थिक बना लेते हैं, ऐसा बना दिया आपने, ऐसे बना दिया, दो सरफेस दिखा दिया आपने। इसका नाम क्या, इनर सरफेस, इसका नाम क्या आपके पास, आउटर सरफेस। क्लियर, तो अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर आप ऐसे गॉसियन सरफेस पकड़े, यहां पे अगर आप ऐसे गॉसियन सरफेस पकड़ेंगे, तो इसके अंदर Q इनसाइड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर Q इनसाइड 0 होना चाहिए, इस गॉसियन सरफेस में होना चाहिए ना, तो आप क्या बोलते हैं, अब की बार Q1 प्लस Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहां से आपको समझ में आ गया। नहीं आप डायरेक्ट सोच सकते हैं सर, इसके अंदर अंदर वाले पार्ट में Q इनसाइड 0 होना चाहिए, यहां पे Q, तो यहां पे कितना बन जाएगा, -Q, तभी तो 0 होगा। और अगर ये -Q, और आपको पता है पूरी शेल पे जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए, 0, बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन इनिशियली 0 था, तो फाइनल में 0 होना चाहिए। तो आप बोले यहां पे Q, तो यहां पे -Q, तो यहां पे कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देख यहां पे Q, तो यहां पे कितना -Q, इसमें नेट 0 होना चाहिए, तो यहां पे कितना बन जाएगा, +Q। कंसेप्ट वही है सर जी, यहां पे गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो आपके पास कितना होना चाहिए, नेट 0 होना चाहिए। यहां पे Q, तो यहां पे कितना, -Q, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, +Q। डन, ठीक है। तो अब की बार सवाल क्या है आपके पास, अगेन ऐसे यहां पे सेंटर पे कुछ Q चार्ज है, पर अब की बार इस शेल के पास में 2Q चार्ज है। अब आपको वापस से बताना है फाइंड आउट चार्ज और इनर एंड आउटर सरफेस। अब तो एक खेल बन गया, आप खटाखट इसको कर सकते हैं। हुआ भाई, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे सर जी, इस शेल के अंदर अंदर जो नेट चार्ज आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। शेल के अंदर अंदर नेट चार्ज कितना आना चाहिए, 0। कारण समझ में आ गया ना आपको, ढंग से कारण समझाया गया। क्या कारण था, गॉस लॉ कारण है इसका। तो यहाँ पे Q, तो अंदर कितना आएगा, -Q, और अंदर अगर -Q, तो नेट चार्ज इस पे कितना चाहिए, 2Q रहना चाहिए। तो दोस्त यहाँ पे कितना आ जाएगा तेरे पास, 3Q आ जाएगा। वापिस देख ले, मैं बोल रहा हूं कि इसके इनर वाले पार्ट के अंदर अगर आप देखें, नेट चार्ज 0 होना चाहिए, अंदर अंदर का नेट। तो यहाँ पे Q, तो यहाँ पे कितना, -Q, यहाँ पे -Q, तो यहाँ पे कितना होगा, नेट चार्ज 2Q होना चाहिए, तो यहाँ पे -Q, तो यहाँ पे कितना, 3Q, तब जाके ना 2Q बनेगा आपके पास। तो ये आ गया आपके पास, ये इसका आंसर हो गया। अब इस हिसाब से थोड़ा और चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा और चेंज करते हैं सवाल को। ऐसे बना देते हैं, एक शेल ये वाली बना दी 1, यहाँ पे ऐसे 2 शेल बना दी, 2 शेल बना लेते हैं। यहाँ पे चार्ज कितना आपके पास Q, इस शेल के ऊपर जो चार्ज है वो 2Q, और इस शेल पे जो चार्ज है वो कितना, 3Q। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपसे पूछा गया फाइंड आउट चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ शेल। सभी शेल के 2 शेल होगी ना आपके पास, अब की बार हर एक शेल के इनर एंड आउटर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये आपको बताना है। निकाल के बताइए। अभी हुआ, आप क्या बोल सकते, यहां पे Q, इस शेल के अंदर नेट 0 होना चाहिए, यहां पे Q, तो यहां पे कितना, -Q, इस शेल पे टोटल कितना है, 2Q, तो यहां पे कितना आएगा आपके पास, 3Q। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर आप इन दोनों शेल पे, अब देखिए इस शेल के अंदर नेट 0 होना चाहिए, इस वाली शेल के अंदर नेट 0 होना चाहिए। अब अंदर नेट है कितना, तो देख ले, ये Q और ये 2Q, टोटल 3Q ही है। तो पहले चेक कर ले, यहाँ पे टोटल इसको 2Q दिया था, यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका नेट कितना, 2Q, ये वाला Q टोटल कितना, 3Q, तो यहाँ पे कितना, -3Q आया क्या, ये सही? ठीक। अगर ये -3Q, तो यहां पे कितना आना चाहिए आपके पास, 6Q, तभी ना यहाँ पे Q नेट आपके पास में 3Q बनेगा। तो ये आंसर आ गया, इजी था, आपने कर लिया। ठीक है, आइए एक और लास्ट सवाल करते हैं इसी चीज के ऊपर। ये छाप भी मिटा रहा हूं ना भाई। अच्छा, अब की बार जो सवाल है उसमें हम 3 शेल बनाते हैं, 1
2/3। अब की बात चार्ज यहां पे पड़ा है, एक यहां पे पड़ा है, एक पॉइंट चार्ज यहां पे है कुछ Q, ठीक है, और इस Q पे जो चार्ज है आपके पास वो कुछ 4Q है। अच्छा, इस पे जो चार्ज है आपके पास वो -2Q है, और इस शेल पे जो चार्ज है वो 3Q है। ये मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूं आपके पास, ये मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल चार्ज। अब की बार क्या इस चार्ज सेंटर पे नहीं रखा, सेंटर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब बताइए मुझे, हर एक ये ऊपर सरफेस पे, हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, ये आपको निकालना है। डन बच्चों, किया जाए इसका, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर जी कुछ भी हो, पर ये जो शेल है ना, इस शेल के अंदर जो क्यू इनसाइड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। इस शेल के अंदर क्यू इनसाइड 0, यहां तो यहां पे क्यू, तो इस वाले सरफेस पे कितना आएगा, -Q आएगा। इस शेल पे टोटल चार्ज कितना है, 4Q, टोटल चार्ज है 4Q, आउटर सरफेस में टोटल चार्ज है 4Q। अच्छा, अगर यहां पे -Q है, यहां पे 4Q है, तो यहां पे कितना बचेगा तेरे पास, 5Q। सही है ये बात, ठीक है। अब तो यहां पे आ जाए तो बोल सर इस शेल के अंदर भी नेट 0 होना चाहिए, तो इस शेल के अंदर नेट है कितना, Q + 4Q, 5Q है, तो यहां पे कितना आएगा, -5Q इस सरफेस पे। पर इस पे नेट कितना है, -2Q, तो आउटर सरफेस पे कितना रखूं ताकि -2Q बचे, तो क्या जवाब आना चाहिए तेरे पास, 3Q आना चाहिए। अब तो बोले सर जी इस वाले शेल के अंदर भी Q नेट कितना आना चाहिए, 0। अगर Q नेट 0 आना चाहिए तो यहां पे Q है, यहां पे कितना था, 4Q, यहां पे -2Q, तो ये 5Q -2Q -3Q हुआ, सॉरी 4Q Q, ये कितना 5Q -2Q करेगा, 3Q हुआ। अगर ये 3Q हुआ तो मतलब इसके अंदर, शेल के अंदर नेट चार्ज 3Q है, 0 करने के लिए यहां पे कितना करना पड़ेगा, -3Q। क्लियर? अगर यहां -3Q करना पड़ेगा तो यहां पे कितना करना पड़ेगा आपको, 6Q। सवाल खत्म। आप देख लीजिए इसको एक बार, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। हुआ बच्चों ये? तो आइए मैं एक और सवाल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, यहां पे बनाता हूं एक सवाल, 3 शेल का ये आपके पास। इस पे चार्ज कुछ Q मान लिया, ये इस वाली शेल पे टोटल चार्ज -4Q है, यहां पे टोटल चार्ज कुछ 2Q है, और यहां पे टोटल चार्ज 6Q है। क्लियर? आपसे पूछा गया बताइए हर एक सरफेस पे आने वाला चार्ज कितना कितना होगा, ये आपको निकालना है। हमें डन, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, सर जी यहां पे Q, इस शेल के अंदर नेट 0 होना चाहिए, तो यहां पे कितना बनेगा, -Q, और इस शेल पे टोटल कितना है, -4Q, तो यहां पे कितना आएगा, ताकि टोटल इस वाले सरफेस पे आएगा -Q, तो बाहर वाले सरफेस पे कितना है, ताकि टोटल -4Q बन जाए, तो यहां पे कितना आएगा आपके पास, -3Q। ठीक है बच्चों? अब आप देखिए इसके अंदर भी नेट 0 होना चाहिए, तो आपने बोला कि इसके नेट 0 होना चाहिए, इनिशियली कितना है, यहां पे Q और यहां पे -4Q। आप करना चाहते हैं, आपने कर दिया ना, ये नहीं किया तो पोज कर लीजिए एक बार। यहां पे Q, यहां पे -4Q, तो अंदर नेट कितना, -3Q, तो यहां पे कितना आएगा, +3Q, तभी 0 बनेगा। इतना सही। अब इसके ऊपर नेट होना चाहिए 2Q, यहां पे अगर 3Q आ गया तो यहां पे कितना आए ताकि 2Q बन जाए, -Q। ये सरफेस पे लिखा हो ना, ये इनर का है, ये आउटर का है। अच्छा, इस पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर नेट कितना आया, Q, 2Q, 3Q, -4Q, तो -Q, तो यहां पे कितना है तेरे पास, +Q आएगा, और यहां पे कितना आएगा, +5Q आएगा। तो ये जवाब है। आप इन जवाबों को देख लीजिए एक बार ढंग से। क्लियर है बच्चों? आपने छाप लिया इसको, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा और बेहतर समझते हैं चीजों को। एक चीज समझाता हूं मैं आपको, देखिए। मान लीजिए आपके पास में एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये क्या है आपके पास, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, मुझे बोला गया, देखिए एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है और तेरे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है मैं तो थोड़ा समझाना चाहता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरी बात को। अगर मान ले तेरे पास होता कि सर जी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्या होता दोस्त, नॉन कंडक्टिंग अगर होता, मैं तुझे बोलता इसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज दे सकता है क्या, हाँ इसके वॉल्यूम में चार्ज दे सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग में देते ना, रो आता था, आपको याद है। और मैं अगर पूछूं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के अंदर EFI कितना आता था, तो आप बता सकते हैं, आपको सिखाया गया था कितना था वो EFI, दैट इज ρ/3 ε0 r।
अब सुन मेरी बात को, अगर मैं बोलूं सर जी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को चार्ज वॉल्यूम में देना है, दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके थे। पर मान ले अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दूं तो क्या वो वॉल्यूम में दे सकता हूं? मतलब क्या हुआ सर जी, जैसे मान ले एक बॉल, देख एक बॉल, एक कोई सॉलिड बॉल है तेरे पास, एक फुट मतलब एक स्टंप, एक बॉल है जो सॉलिड है, जैसे एक बॉल आती है जो पूरी सॉलिड है, उसके अंदर चार्ज दूंगा, अगर वो कंडक्टिंग होगी तो क्या उसके वॉल्यूम में चार्ज रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए आप इंजेक्शन लगा के आपने एक चार्ज का इंजेक्शन भरा, ऐसा संभव नहीं है, मैं बता रहा हूं समझने के लिए, आपने चार्ज का इंजेक्शन भरा, इसके अंदर गोफर डाल दिया, तो चार्ज कहां गया? इसके वॉल्यूम में गया, पर जैसे ही वॉल्यूम में जाएगा वैसे ही फटाफट बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब कहां आ जाएगा? मतलब अगर आप इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज क्यों देंगे, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, इसके अंदर चार्ज रह सकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज will always remain on surface of conducting sphere, कंडक्टिंग सॉलिड लिख लो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए अगर शेल था तब तो सरफेस पे रहता ही था, पर नॉन कंडक्टिंग में क्या था सर, जब हम चार्ज देते चार्ज वॉल्यूम में रहा करता था, पर अब की बार नहीं रहेगा। अब की बार अगर तुम चार्ज का एक इंजेक्शन भी लगा दिया तब भी चार्ज भाग के सरफेस पे आ जाएगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कभी भी कि भाई साहब आप एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज दे दो, अंदर कभी चार्ज नहीं आएगा, हमेशा कहां पे आएगा? सरफेस पे। अब सर ऐसा क्यों? बिकॉज हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर आप कोई भी मीट का एलिमेंट देते हैं उसमें हमेशा चार्ज कितना होता है? 0। तो हमने बोला कि इन सॉलिड रो हमेशा कितना होगा आपके पास, सॉरी इन कंडक्टर रो विल बी 0। मतलब आप कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ना, यहां पे सॉलिड के अंदर ये एलिमेंट उठाओ, ये एलिमेंट उठाओ, कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के अंदर जो क्यू नेट है वो 0 है, उसके ऊपर कभी कोई चार्ज दिया जा सकता नहीं है। अब इसका रीजन हम पहले डिस्कस कर चुके थे। पहले क्या रीजन था? क्योंकि अगर आप यहां पे कोई भी गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, ऐसे कोई भी गॉसियन सरफेस चूज करेंगे मीट के अंदर, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ऐसा है आपके पास E डॉट ds Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके मतलब हर एक पॉइंट पे जो E की वैल्यू है वो 0 है। हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू कितनी है? 0। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आप मीट में हैं और आप जानते हैं कि मीट के अंदर जो EFI होता है कंडक्टर है वो कितना होता है? 0 होता है। हर एक चीज कड़ी से कड़ी बंधी हुई है, मतलब पूरा लिंक्ड है आपस में। तो E 0 है तो Q इनसाइड भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये अपने आप में अच्छी बात है बच्चों, ये लोगों को थोड़ी दिक्कत करती है, आपको चमकना चाहिए। अगर आप सॉलिड स्फीयर को चार्ज देंगे और वो कंडक्टिंग है तो चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा, जैसा शेल पे रहता है। अगर आप शेल पे चार्ज देते हैं क्यों, तो सरफेस पे रहता है ना, सॉलिड स्फीयर में भी वैसा ही रहेगा, सरफेस पे रहेगा। कभी भी वॉल्यूम के अंदर या फिर आप कोई भी छोटा सा एलिमेंट मीट का पकड़ेंगे उसमें हमेशा क्यू नेट कितना होगा आपके पास? 0 होगा। इस बात की क्लियरिटी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब क्या सर, अगर मान लीजिए जैसा चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन r रेडियस की शेल है, मान लीजिए यहां पे r रेडियस की क्या है आपके पास? कंडक्टिंग शेल, क्लियर। और अगर मैं यही बोलूं r रेडियस की आपके पास क्या? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्लियर। अगर ये दोनों चीज है आपके पास में, कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, अगर आप इसको चार्ज क्यों देंगे तब भी वो सरफेस पे रहेगा। चार्ज कहां पे रहेगा? चार्ज विल रिमेन ओनली ऑन सरफेस। क्लियर है बच्चों ये बात? और अगर आप इसको क्यों देंगे तब भी चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पे रहेगा। अगर आप अंदर देने की कोशिश करेंगे तो भाग के वापस कहां पे आ जाएगा आपके पास? सरफेस। चार्ज विल रिमेन ऑन सरफेस। ये चीज अलग अलग, मतलब नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग में अगर आप इसके वॉल्यूम में चार्ज देते वो चार्ज रहता था, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब जैसे रिजल्ट्स इसके आएंगे वैसे रिजल्ट इसके आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, वो तो बदल ही नहीं रहा। तो आपको अब अपने इस पे थोड़ा और चर्चा करते तो आपको और क्लियरिटी आएगी। पर ये बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर आप सॉलिड स्फीयर को चार्ज देते, कभी वॉल्यूम में कंडक्टर में डाल नहीं सकते चार्ज। आप कुछ है कर लो, आप उसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं डाल सकते। जैसे मान लो अगर आप इसको चार्ज दिया, मान लो कंडक्टर होता, चार्ज दिया तो ये सरफेस पे रहेगा। आप देखें सर इसके मीट में कोई चार्ज होगा तो मीट में कोई चार्ज होना संभव नहीं है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया? सुनना सेकंड से ना,
ये अंदर एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, इसके अंदर क्या, ये सॉलिड स्फीयर है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, क्लियर, ये सॉलिड स्फीयर है। इसके ऊपर कितना चार्ज दिया आपने, Q। मैंने इंजेक्शन लगा के दिया, अंदर देना चाह रहा हूं मैं, पर ये सब कंडक्टिंग है, और आधा कंडक्टिंग। और ये आपके पास में एक कंडक्टिंग शेल है, पर उसकी थिकनेस है, उसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस कितनी है आपके पास, R2 है। इतनी बात चमक गई आपको, ठीक। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया, सबसे पहले आपको सवाल जो है, सवाल में ये पूछा गया है आपसे, क्या बताइए आप बताइए, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, पहला सवाल ये है आपके पास। दूसरा सवाल ये है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दोनों काम आप मुझे करके बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैं बहुत कुछ समझूंगा, मैं मतलब आपको इस वाली चीज से बहुत कुछ समझाऊंगा, जिससे आप कंडक्टर में बाद में नहीं फंसेंगे, और इस चीज का बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। पहले आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ सवाल करके दिखाइए मुझे क्या होगा। ऑल आर कंडक्टिंग ना, अभी कंडक्टर शुरू करें, सब कंडक्टिंग है, ऑल शेल्स आर कंडक्टिंग। ठीक है बच्चों, आप इसको करिए। कर दिया बच्चों, थोड़ा डिस्कस करें, आइए। देखिए सबसे पहले तो आप जैसे कैसे ही चार्ज दें, इंजेक्शन लगा के दे, सरफेस पे कुछ भी कीजिए, वॉल्यूम में चार्ज नहीं रह सकता। ये क्यू चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा आपके पास, सरफेस पे रहेगा। इस बात पे हम अभी चर्चा कर रहे थे, आई होप ये बात आपको चमक गई होगी। तो यहां पे सरफेस पे रहेगा, सरफेस से बना दिया चार्ज। पहली बात तो ये समझने वाली थी। और कितना चार्ज है आपके पास, क्यू। इस सरफेस का नाम सरफेस 1, इस सरफेस का नाम सरफेस 2, इस सरफेस का नाम सरफेस 3। सरफेस 1 पे चार्ज पता लग गया, क्यू। आपको पता है अगर आप यहां पे ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए, पर इसके अंदर अभी क्यू इनसाइड कितना है, क्यू। तो यहां पे इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू आएगा, सही। अब इस पे माइनस क्यू है, इस पे टोटल चार्ज कितना है आपके पास, 3Q। टोटल चार्ज कितना है आपके पास, 3Q। तो यहां पे कितना आएगा आपके पास, 4Q आएगा। समझ में आ गई ये बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप देखिए ये वाला चार्ज आपके पास में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, क्यों, क्योंकि सर जी मतलब एक यही चार्ज है और इधर कुछ चार्ज पड़ा नहीं है तो आपके पास, तो ये वाला चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये तीनों चार्ज आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें कोई रीजन ही नहीं है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने का, बिकॉज सब चीज सिमेट्रिक है आपके पास, क्लियर। तो अब आप देखना, अभी मजा शुरू होगा। अभी जो मजेदार चीज है वो मुझे अच्छी लगती है, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। आपने यहां पे चार्ज बनाया ऐसे ऐसे, और ये वाला बना दिया, बहुत ही खूबसूरत शेल बनाई गई। आपको मजा आ रहा है, चल 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 चल, निपट निपट निपट, हाँ भी हो गया। अब देख यहां पे तेरे पास चार्ज आया प्लस, सुना बच्चा से ढंग से ना, अच्छी बात है। यहां पे कैसा आया, माइनस। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, सर जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा क्यों, बिकॉज सिमेट्री है। मेरी बात समझ में आ रही है। और यहां पे अगर Q है तो यहां पे कितना, माइनस Q, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसमें कितना है Q, तो इसमें कितना, माइनस Q। बाहर वाले सरफेस पे कितना है, 4Q। वो यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली, सर वो भी यूनिफॉर्मली होगा, बिकॉज सब चीज सिमेट्रिक है। तो यहां पे आपने प्लस 4Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बना दिया अभी 4Q हमने, अब 4Q बन गया। अब सुन फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, अब देखना मेरी बात को भैया, बढ़िया कंसेप्ट है, सही ढंग से समझना। तू बोले सर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन, इसके अंदर फील्ड लाइन होगी क्या, इसके अंदर, यहां पे इसके अंदर फील्ड लाइन बना दूं क्या, नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी, बिकॉज ये सॉलिड है, सॉलिड के मीट में EFI कितना होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं आएगी, ये बात समझ में आनी चाहिए। अरे दाड़ से समझ में आ रही है बात, सर जी इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो आपके पास में चार्ज होता है वो 0 होता है, चार्ज भी 0 होता है, इसके अंदर EFI भी 0 होता है, क्लियर ये बात, ठीक। तो फील्ड लाइन कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी। ये पॉजिटिव से निकली, जितना ये प्लस Q चार्ज है उतना ये माइनस Q चार्ज है, मतलब इससे जितनी फील्ड लाइन निकलेगी उतनी इस पर टर्मिनेट होगी। मतलब यहां से जितनी फील्ड लाइन निकली वो सारी की सारी यहां पे टर्मिनेट करवा दी। अरे बच्चों समझ में आ रही है ये बात, क्यों, क्योंकि सर जी ये पॉजिटिव है और ये माइनस है, और हमेशा ऐसा ही होगा, बिकॉज आपको पता है कि
हमेशा इस वाली शेल के अंदर नेट चार्ज 0 रहेगा, तो मतलब यहां से जितनी निकलेगी उतनी हमेशा यहां पे टर्मिनेट होगी। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फील्ड लाइंस यहां पे आपके पास टर्मिनेट होगी तो इससे आगे फील्ड लाइन नहीं जाएगी, मतलब ये वाली फील्ड लाइन जो यहां से दिखती है वो यहीं पे खत्म होगी, इसके अंदर घुसी नहीं। ये क्या इसका मीट है, और मीट में घुस भी नहीं सकती है। क्यों मीट में नहीं घुस सकती है? बिकॉज हम जानते हैं भाई साहब कंडक्टर की मीट में EFI कितना होता है, 0। और अगर आपने कंडक्टर की मीट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी तो वहां पे EFI आ जाएगा, और जो कि संभव ही नहीं है, वो धर्म ही नहीं है उसका। ठीक, बढ़िया। अब आप देखिए अब क्या होगा सर जी, अब ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगी यहां पे, ये खूबसूरती से हम फील्ड लाइन को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। आई होप आपको बातें चमक रही होगी। चल, ये हमने फटाफट तेजी से फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकाल दिया। अब अगर मैं रीजन के नाम लिखूं, वैसे थोड़ा कचरा हो गया बोर्ड पे, पर मेरे हिसाब से तो समझ जाएगा बात को। मैं रीजन का नाम लिखूं, मैं बोलूंगा तो बस जवाब देना। ये रीजन 1 है, यह रीजन 1 है, इसके अंदर फील्ड लाइन कितनी, फील्ड लाइन है या नहीं? नहीं। तो अपनी कॉपी में इसका फील्ड मतलब मैं कुछ लिख दूंगा यहां पे, इसका नाम, इस रीजन का नाम A है, इस रीजन का नाम A है, इस रीजन का नाम B है, इस रीजन का नाम C है, बाहर वाले रीजन का नाम D है। मैं अगर बोलूं रीजन A में, रीजन A में आपके फील्ड लाइंस है या नहीं? नहीं है, फील्ड लाइन नहीं है, मतलब EFI भी नहीं है। ये फील्ड लाइन के बारे में लिख रहा हूं ना, इतना खुद लिख लेना तुम। फिर मैं बोलूं रीजन B के अंदर, रीजन बी में फील्ड लाइन है, हाँ है, मतलब वहां पे EFI है, क्योंकि वो मीट नहीं है ना, ये वाला पार्ट मीट थोड़ी है, तो खोखला हिस्सा है, खोखले से में EFI हो सकता है, जहां पे मीट है वहां पे EFI नहीं होगा। सी की बात करेगा दोस्त, सी में है क्या? सी में भी नहीं है, क्यों? वहां पे मीट है। डी में है क्या? हाँ डी में है। अरे चमक गई मेरी बात। अब हमें समझ में आ गया सर जी कहां पे फील्ड लाइंस है, कहां पे फील्ड लाइन नहीं है, ये समझ गया। पर मैंने ये सवाल आपको इतनी सी बात समझने के लिए नहीं दिया था। अब मैं आपको एक और बढ़िया चीज समझाता हूं, सुनना मेरी बात को। सुन, अगर मान ले मैं ऐसे बोलूं कि सर जी मैं यहां पे एक नया चार्ज ले आया, यहां पे एक नया चार्ज ले आया, तो क्या होगा? क्या उस चार्ज की फील्ड लाइन इसके अंदर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। क्यों? सर जी कोई भी फील्ड लाइन इस मेटल को क्रॉस नहीं कर सकती। अंदर की फील्ड लाइन अंदर रहेगी, बाहर की फील्ड लाइन बाहर रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप यहां पे एक चार्ज ले आएंगे तो बाहर की फील्ड लाइन बदल जाएगी, पर यहां पे फील्ड लाइन में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर ही नहीं सकती ना, अंदर से कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं जा सकती। मतलब ये जो आपके पास में थिक शेल है, ये एक मर्द की तरह है। अच्छा, मर्द की तरह मतलब ये है कि अंदर की बात बाहर नहीं बताता, बाहर की बात अंदर नहीं बताता। अरे सही है ना ये बात? भाई आप अंदर कुछ ही कर लो, ये फील्ड लाइन जो अंदर, ये जो फील्ड लाइंस थी, ये इसको क्रॉस करके इस मीट में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना। मतलब अगर आप इस क्यूब को थोड़ा हिला के, इस स्फीयर को थोड़ा इधर ले आएंगे तो अंदर की फील्ड लाइन की शेप बदल जाएगी, पर इनमें से कोई भी फील्ड लाइन अब वापस बाहर नहीं जा सकती। अंदर की फील्ड लाइन अंदर रहेगी, बाहर की फील्ड लाइन बाहर रहेगी। समझ गई ये बात? इसका मतलब क्या है? बाहर जो EFI आएगा वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से आएगा, और इसके अंदर जो EFI आएगा वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा। फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस द मीट ऑफ द कंडक्टर। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप क्या बोलेंगे सर जी, इससे बाहर फील्ड लाइंस, ये वाली फील्ड लाइन से बाहर नहीं जा सकती, ये वाली फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं आ सकती। अरे चमक गया क्या? ठीक है, उसको समझ में आ रही है बात? ये बात अपने आप पे इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज करेंगे। तो आप इस बात को अपनी भाषा में लिख लेना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अंदर से की फील्ड लाइंस, अंदर की मतलब फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस, फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस मीट ऑफ कंडक्टर। दोस्त बहुत शानदार बात है। इसके बाद में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो देख के तोते उड़ जाएंगे, पर ये कंसेप्ट जो पता होगा तो समझ इसको कर पाएगा। हमने क्या बोला कि फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस मीट ऑफ द कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक। इसके बाद में और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं कि भाई साहब अंदर की फील्ड लाइन बाहर नहीं आएगी, बाहर की फील्ड लाइन अंदर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर आप चार्ज को कैसे भी चेंज करें, इसका इफेक्ट बाहर आएगा नहीं। क्लियर? मतलब हमने क्या लिखा? अंदर की फील्ड लाइन, अंदर की फील्ड लाइंस बाहर नहीं आ रही, एंड वाइसा वर्सा। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब बाहर के रीजन में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा वो सिर्फ बाहर वाले चार्ज की वजह से दिखाई देगा, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा वो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिखाई देगा।
समझ गया? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर जो दिक्कत है तो लास्ट का 1 मिनट वापस रिवाइंड करके वापस से ढंग से देख ले, ये बहुत काम की चीज है। आगे मैं दिखाऊंगा, देखो सवालों में जब तुझे दिक्कत हो रही होगी तो ये कॉन्सेप्ट तुझे बहुत हेल्प करेगा। क्या? बाहर का फील्ड लाइन अंदर नहीं, अंदर का फील्ड लाइन बाहर नहीं। मतलब कंडक्टर किसकी तरह? एक मर्द की तरह, घर की बात बाहर नहीं बताता, बाहर की बात अंदर नहीं बताता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बच्चों, आइए आपको छापी, फिर अपने आगे चलते हैं। बात करते हैं कंडक्टिंग शेल की। इससे पहले हम शेल की बात कर चुके हैं, पर वो नॉन कंडक्टिंग शेल थी। क्लियर? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिंग शेल की हम बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग शेल हम बना लेते हैं। हम दो चीजें एक साथ देख लेंगे, हम EFI भी देख लेंगे और पोटेंशियल भी देख लेंगे ना। यहाँ पे ऐसे कंडक्टिंग शेल बना दी, दिस इज कंडक्टिंग शेल, लिख देना यहाँ पे कंडक्टिंग शेल। ठीक, इस पे आपने क्यू चार्ज गिवन है, इस पे आपने कुछ क्यू चार्ज दिया, फाइन। अब क्यू चार्ज दिया तो बताइए कैसे कैसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज जाएगा, बाहर वाले पे कितना जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? सर अंदर वाले के अंदर जो क्यू इनसाइड होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आपको समझ में आया सर, इस यहाँ पे जो चार्ज होगा आपके पास वो कितना होगा? 0 होगा। और बाहर जो चार्ज आएगा आपके पास वो कितना आएगा? क्यू आएगा। क्लियर? इसके अंदर जो क्यू इनसाइड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। पहले से अंदर 0 था, यहाँ पे 0 ही होना चाहिए। और नेट चार्ज इस पे क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू आ गया। और ये चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना चमक रहा है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, सबसे पहले बात करते हैं EFI की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? EFI की। मेरी बात को एक दबा से ढंग से सुनना कि देखिए, अगर चार्ज का ऐसा नहीं है कंडक्टर अपने आप में कोई नई चीज है। कंडक्टर हम पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। कंडक्टर ऐसा नहीं है कोई नई चीज है। कंडक्टर भी कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है, नॉन कंडक्टर भी कूलम्ब्स लॉ फॉलो करते हैं। पर कंडक्टर में क्या है, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बदलता रहता है, बिकॉज चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। पर नॉन कंडक्टर में चार्ज का पैटर्न एक बार जो आपने दे दिया वैसा ही रहता है। अगर चार्ज का पैटर्न जैसा नॉन कंडक्टिंग में था वैसा ही कंडक्टिंग में होगा तो रिजल्ट सेम रहेंगे। कंडक्टर कोई मैजिक नहीं है, पर उसमें भी कूलम्ब्स लॉ भी बेसिक है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा नॉन कंडक्टिंग में है वैसा ही कंडक्टिंग में होगा तो रिजल्ट भी वैसे ही रहेंगे। बिकॉज यहां पे अगर आप देखें कूलम्ब्स लॉ यही बोले, यहां पे dq की वजह से k q dq by r स्क्वायर। कंडक्टर कहीं पूछता है क्या भाई कंडक्टिंग पे चार्ज नॉन कंडक्टिंग पे चार्ज है? उसको कूलम्ब्स लॉ का मतलब ही नहीं है उस चीज से। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अगर चार्ज का पैटर्न आपके पास में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में सेम है और नॉन कंडक्टिंग का रिजल्ट आपको याद है तो सेम का सेम रिजल्ट आप यहां पे चिपका सकते हैं। अब आप देखिए, आपने जब नॉन कंडक्टिंग पढ़ा था तो नॉन कंडक्टिंग में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही था। देख, सिर्फ आउटर सरफेस पे रहता था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता था। तो सेम चीज तो है। तो मतलब वहां पे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। पर अगर ऐसा होता सर जी यहां पे भी ये कुछ Q1 चार्ज होता, यहां पे कोई Q1 चार्ज होता तो नॉन कंडक्टिंग में तो फिर भी चार्ज पैटर्न ऐसा कैसे ही रहता। पर कंडक्टिंग में क्या होगा? चार्ज अपने आप में इंड्यूस कर लेगा, फिर आप नॉन कंडक्टिंग वाला रिजल्ट लगा सकते नहीं। मेरी बात चमकी बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर चार्ज का पैटर्न जो नॉन कंडक्टिंग में था वैसा ही आपके पास में कंडक्टिंग में है तो आपके जो रिजल्ट्स थे जो नॉन कंडक्टिंग में वही किस में लेंगे? कंडक्टिंग में लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब अगर आप बात करें EFI, पहला केस व्हेन R इज ग्रेटर देन R। यहां पे आपके पास इसकी रेडियस कुछ कैपिटल R है। बाहर अगर आप EFI देखेंगे तो बताइए कितना EFI आएगा? EFI कितना आता? जितना नॉन कंडक्टिंग में आता, बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो बताइए वो कितना था? KQ डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए भी ही रिजल्ट बनता है। आपसे कभी बोले ना आप की मतलब कैपिटल R पे है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, तो R जस्ट बाहर माना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर बोला R इज इक्वल टू कैपिटल R, बस जस्ट बाहर वाली बात है। ये हम नॉन कंडक्टिंग में पढ़ भी चुके थे। सेकंड केस बच्चों, अगर R लेस देन R है आपके पास। अब आप बताइए, अगर R आपके पास लेस देन R है, इसका मतलब क्या होगा? आप अंदर वाले पॉइंट पे आ गए। और अगर आप अंदर वाले पॉइंट पे आ गए तो आप जानते हैं कंडक्टिंग शेल के अंदर EFI कितना होता है? 0। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कंडक्टर का रिजल्ट है कोई कैविटी वो सब बात नहीं कर, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं आपके कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा का वैसा ही है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा का वैसा ही है। तो नॉन कंडक्टिंग में भी अंदर 0 आता था, कंडक्टिंग में भी 0 आता है। पर हमें कंडक्टर में एक और बात भी पता है, अगर कैविटी में चार्ज 0 हो तो हमेशा EFI 0 होता है, और इसकी कैविटी में चार्ज 0 है तब भी 0। आप दोनों तरीकों से इसको सोच सकते हैं। तो आप बोलेंगे यहां पे EFI कितना आएगा? आपके पास 0 आएगा। ये रिजल्ट कब है? जब सिर्फ Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर ये Q चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता, जैसे मान लीजिए कुछ चार्जेस का पैटर्न ऐसा नहीं कुछ और होता, तब ये वाला रिजल्ट कुछ अलग आता। आपको मेरी बात समझ में? यह रिजल्ट क्या होता? कुछ ना कुछ बदल जाता। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे कुछ यहां पे ऐसे कुछ Q चार्ज को लाके छोड़ दिया, Q1 चार्ज को, तब ये वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप यार EFI की बात करेंगे शेल की वजह से तो इतना नहीं आएगा, कुछ और आएगा आपके, क्योंकि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहा। पर अंदर जो नेट चार्ज है, वो 0 रहेगा। इसकी वजह से कुछ आएगा?
हमने पहले सवाल कर चुके हैं भाई, अगर आप यहां पे अब देखेंगे तो इसकी वजह से कुछ आएगा, इसकी वजह से भी कुछ आएगा, और दोनों की नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर आप देखेंगे कि सर अगर चार्ज का पैटर्न यूनिफॉर्म ना रहे, कुछ नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो दोनों रिजल्ट ही बदल जाएंगे, दोनों रिजल्ट ही बदल जाएंगे। ये किसकी वजह से, शेल की वजह से है। अंदर नेट हमेशा 0 रहता है, पर शेल की वजह से बदल जाएगा। आई होप आपको समझ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। बच्चों ये बहुत बेसिक चीज है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजों में से एक है, ये आपको पता होगा। तो इसके आगे हम जो शेल के सवाल करेंगे उसमें आप नहीं फंसेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करें R ग्रेटर देन R की पोटेंशियल की बात करें, तो सेम रिजल्ट आएंगे सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम के सेम लिख दो, बिकॉज चार्ज का पैटर्न सेम का सेम है। कितना, KQ/r, ये सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर आप बात करेंगे R लेस देन R, तो पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास, कितना है बच्चों पोटेंशियल, V इज इक्वल टू KQ/R। मतलब ये बात हम पढ़ चुके हैं ना पहले, कि शेल के अंदर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे, शेल के अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज सर अंदर EFI 0 है, और अगर आप डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DL लगाएंगे तो डेल्टा V की वैल्यू किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के लिए 0 आनी चाहिए। क्लियर बच्चों, तो इतनी बात आपको चमकनी चाहिए, सिंपल सी थी, पढ़ चुके हैं, रिपीट ही हो रहा है एक्चुअली। शेल के बाहर KQ/R² EFI, अंदर 0, पोटेंशियल बाहर KQ/R, अंदर 0 क्या पोटेंशियल नहीं, अंदर कितना, KQ/R, एंड दैट इज कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, कांस्टेंट एट, या फिर इसको यूनिफॉर्म बोलते, यूनिफॉर्म वर्ड बेटर है इसके लिए, यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड शेल, इनसाइड शेल। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। बच्चों इससे पहले आपने देखा सर EFI एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, आपने देख लिया था भी, EFI अंदर 0 आया था, बाहर KQ/r², पोटेंशियल बाहर आया था KQ/r, और अंदर आया था KQ/R। अब की बार बात करें सॉलिड स्फीयर की, पर ये कैसा है, कंडक्टिंग है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पर वो नॉन कंडक्टिंग था। नॉन कंडक्टिंग रिजल्ट याद है, हाँ याद है। अंदर कितना था EFI, अच्छा था रिजल्ट, बोल के बता कितना था, बोलना है तुझे, कितना रिजल्ट आया था वो, दैट इज ρ/ε0r था क्या, नहीं, ρ/ कितना, 3ε0r, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। बाहर कितना था EFI, KQ/r², बाहर मजा आता है, बाहर हमें पता है सेंटर में, मान लो कहानी खत्म। पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे तो अंदर, बाहर पोटेंशियल कितना था, बाहर था KQ/r, अंदर कितना था, याद होना चाहिए दोस्त, ऐसे दिक्कत होगा, याद है कितना, ρ/6ε0, ठीक है। आगे 3r² माइनस r², सही बोल रहा हूं क्या मैं, क्लियर है, ρ/6ε0 3r² माइनस r², ऐसा रिजल्ट आया था आपके पास, ठीक है। अब पर अभी चीजें डिफरेंट है, अभी हमारे पास कैसा है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग को मैंने बोला भाई साहब तो क्यों चार्ज दिया, तो अंदर लेके बैठ जा, तो अंदर लेके बैठ सकता है क्या, वो बोलेगा नहीं, मैं चार्ज को अंदर लेके नहीं बैठ सकता, चार्ज हमेशा कहां पे आएगा, मेरे सरफेस पे आएगा। मैं कहा चार्ज सरफेस पे ले आ, तो चार्ज इसके सरफेस पे आ गया, हमने क्यों चार्ज दिया। इसलिए अब सवाल में ये जरूरी हो गया, जब भी आपका सवाल है पेपर में, तो आप चेक करना है वैसे कंडक्टिंग की बात हो रही है कि नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है। बताया सर सर अच्छा स्फीयर आ गया, मुझे इसका रिजल्ट पता लगाते, पहले देख तो ले कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो आपको सीधे से देखना है ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग है, हमने इस पे क्यों चार्ज, मैंने अंदर भरने की कोशिश की, पर ये बोला मैं अंदर चार्ज नहीं दे सकता, चार्ज तो सरफेस पे लाऊंगा, ये मेरा धर्म है और धर्म को मैं तोड़ सकता नहीं। ठीक साहब, कोई बात नहीं, मत तोड़ धर्म, अपना क्या ले रहा है, बता मुझे रिजल्ट बता। सबसे पहले बात करता हूं EFI की। EFI मतलब क्या होता है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन से केस की बात करते हैं, पहले केस की बात करते हैं, व्हेन R इज ग्रेटर देन R। ये सुकून वाला केस है, इसमें तो मुझे पता है सर EFI जो आएगा दैट इज कितना, KQ/r का स्क्वायर, कोई दुख दर्द नहीं इसमें। पर अगर आप बात करेंगे यहां पे R लेस देन R की अगर आप बात करेंगे, तब EFI आएगा ρ/3ε0r। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहा हूं, गलत बोल रहे हैं सर, वो नॉन कंडक्टिंग का था। अच्छा नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफर आ गया भाई साहब, नॉन कंडक्टिंग में सारा चार्ज वॉल्यूम के अंदर था, बस आपके पास रो था वहां पे, मतलब चार्ज वॉल्यूम में था, पर यहां पे वॉल्यूम में नहीं है, वहां पे सिर्फ सरफेस पे है। मतलब ये तो वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, शेल में था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज शेल। तो हमने यहां पे लिखा भाई साहब, इन सॉलिड स्फीयर चार्ज will remain on surface only, same as shell। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शेल जैसा है, तो भाई साहब रिजल्ट भी शेल जैसे ही आएंगे। अरे समझ रही है क्या ये बात,
तो आप वो क्या बोले सर जी, इसके अंदर EFI कितना है, 0, यहां पे खतरा मेंशन कर ले। ये अलग है भाई सब, कंडक्टिंग में कितना था 0, अब कंडक्टिंग में कितना है 0, नॉन कंडक्टिंग में कितना ρ/3ε0r। क्लियर। नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता है, या तो ऐसे बोल सकता है शेल के जैसा ही है तो शेल के अंदर 0 आता है 0 आएगा। नहीं तो ऐसे भी बोल सकता है कि सर जी इसके अंदर जो मीट है, इसके अंदर तो मीट है ना, और मीट के अंदर हमेशा EFI कितना आता है 0 आता है, बिकॉज ये कंडक्टर का धर्म है कि भाई साहब कंडक्टर की मीट में EFI हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा। आई होप तुझे मेरी बात चमकी होगी। अगर ये चमक गया दोस्त तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल मुझे तू निकाल के बता, अब ये सवाल तेरे हवाले है। सबसे पहला केस, व्हेन R इज ग्रेटर देन R, इसका केस का बता। सेकंड केस, व्हेन R इज लेस देन R। R ग्रेटर देन R में कितना आएगा, R लेस देन R में कितना आएगा, ये तुझे निकाल के बताना है अभी। होना करना, हाँ भाई हुआ क्या, ठीक है भाई ठीक। तो वैसे बाहर कोई दिक्कत नहीं, बाहर बहुत सुकून है। कैसे सुकून है, बाहर आप सिर्फ सेंटर में मान लो काम खत्म, चल। पर अगर आप अंदर जाएंगे तो आप बोलेंगे सर जी इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शेल के जैसा है। जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहां तक EFI था, यहां पे पोटेंशियल कितना था KQ/R। जैसे ही आप अंदर आएंगे, अंदर EFI 0, मतलब यहां से अंदर आप कहीं भी मूव करते फिरेंगे पोटेंशियल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर EFI 0 है, डेल्टा V = माइनस ऑफ E.dl। मेरी बात समझ में आ गई। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा आपके पास अंदर होगा। तो अंदर जो पोटेंशियल आएगा जैसे KQ/R। तो दुख है क्या दोस्त इसमें, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी खतरा मेंशन कर ले। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल था वो अलग था, वो था ρ/6ε0 यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे KQ/R। मतलब यहाँ पे शेल को चार्ज दो चाहे सॉलिड स्फीयर को चार्ज दो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, वो बदल सकते नहीं है, बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे दोस्त समझ गया तुझे बात, ठीक, बहुत बढ़िया। आप इसको छापिए, फिर अपने आगे देखते हैं। तो बच्चों अभी जो आपने चीजें पढ़ी उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। आपसे बोला गया कि आप बताइए कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो पहला सवाल है, वैसे अगर मैं करूंगा तो आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा, पर फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप थोड़ा कुछ सोचना चाहें तो आप इस पर सोच सकते हैं, उसके बाद में अपने प्रोसीड करते हैं। इसके बाद वाला सवाल आप अच्छे से कर पाएंगे, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा चैलेंजेस आए। ये जो इस A पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है RA, B पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपके पास वो कितनी है RB, और जो C पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से वो कितनी है RC। तो आप निकाल के बताइए A, B एंड C पॉइंट पे कितना कितना पोटेंशियल आएगा। किया जाए बच्चों, ठीक है। सुनना, यहां पे आपके पास में सरफेस का नाम देते हैं। ये वाला सरफेस का नाम कुछ 1 है, इस वाले सरफेस का नाम कुछ 2 दे दिया, इस सरफेस का नाम कितना 3 दे दिया, और इस सरफेस का नाम कितना दे दिया आपने 4 दे दिया। ये ठीक है। अच्छा, अगर आप चार्जेस देखेंगे तो इस वाले पे चार्ज 0 आएगा, इस वाले पे चार्ज कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा 0 इस वाले सरफेस पे चार्ज, बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, बाहर वाले पे Q आएगा। अच्छा, इस पे कितना आएगा आपके पास -Q आएगा, और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा आपके पास 5Q आएगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे आई होप। अब मान लीजिए आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मान लो VC पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो किसकी वजह से निकालना है, सभी की वजह से निकालना है। सरफेस 1 की वजह से भी निकालना है, सरफेस 2 की वजह से भी निकालना है, सरफेस 3 की वजह से भी निकालना है, सरफेस 4 की वजह से, सबकी वजह से निकालना है आपको। सही है ये बात, ठीक है। तो अब अगर आप VC लिखेंगे, VC, तो V1 कितना आएगा आपके पास, V1 की अगर आप बात करें तो VC पे C पे निकाल रहे हैं, तो इसकी वजह से कितना आएगा, फर्स्ट सरफेस की वजह से चार्ज 0 है तो कुछ नहीं आएगा। अब अगर आप बात करेंगे किसकी वजह से, सेकंड सरफेस की वजह से, ये दो सेकंड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से कितना आ गया 0। सेकंड सरफेस की वजह से देखेगा, देखिए सेकंड सरफेस है ये वाला, क्लियर। सेकंड सरफेस की वजह से अगर तो देखे तो थोड़ा सिर्फ ब्लू वाले रखता हूं ना, बाकी सब मिटा देता हूं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 मुझे समझ में आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है ना। सरफेस समझ में आ गया 1 2 3 4 कौन कौन से आपके पास, ठीक है। बस ये चार्जेस है आपके पास, 1 पे 0, 2 पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना। अब अगर आप बात करें 2 सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, तो आप इसके क्या है, इसके बाहर है।
अगर आप इसके बाहर है तो आप बताइए इस शेल की वजह से जब आप कोई पॉइंट बाहर होता है तो पोटेंशियल कितना लिखते हैं आप, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, के क्यू बाय स्मॉल आर कितनी दूरी है, आर सी दूरी है। समझ में आ रही है बच्चों। फिर आप देखिए थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के भी आप बाहर है तो पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास, माइनस के क्यू बाय आर सी। सही है। अगर आप लिखेंगे इस फोर्थ सरफेस की वजह से तो वो कितना आएगा आपके पास, दिस इज के फोर क्यू डिवाइड बाय आर सी। बिकॉज अब सभी सरफेस के बाहर है तो बाहर वाले रिजल्ट यूज होंगे, शेल के बाहर जो पोटेंशियल आता है वो आता है के क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं बी वाले की वजह से, बी की वजह से। तो अगर आप बी की वजह से देखेंगे तो इसके मतलब इस वाले शेल के क्या है, आप अंदर है, मतलब अब हम देखते हैं पहले V1 देखते हैं। फर्स्ट सरफेस के क्या है, बाहर, जीरो लगा दिया। सेकंड सरफेस की अगर आप बात करेंगे, ये सेकंड सरफेस है, इसके क्या है, बाहर है, सेकंड सरफेस के बाहर है ना, क्या रिजल्ट यूज हुआ, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो आप क्या लिखेंगे इसे, के क्यू डिवाइड बाय आर बी। सही है। अगर आप बात करेंगे ये बी पॉइंट पे सेकंड की वजह से निकाल दिया, थर्ड की वजह से देखते हैं, ये थर्ड सरफेस है, इसके अंदर है। अगर आप किसी के अंदर होते तो पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर। तो आर किसका रेडियस आएगा, इस वाले शेल का रेडियस आएगा। तो कितना है मेरे पास, माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर टू। क्लियर है। अच्छा अगर आप इस वाले की वजह से देखेंगे, इस बाहर वाले सरफेस की वजह से, इस वाले की वजह से, तो इसके भी आप अंदर, ये है सरफेस फोर, इसके भी आप अंदर हैं। और जब आप किसी शेल के अंदर होते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आता है आपके पास, प्लस के फाइव क्यू डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास, दिस इज आर टू, सॉरी दिस इज आर टू, दिस इज आर टू। नहीं समझ में आई बात। देखिए अगर आप शेल के अंदर होते हैं तो पोटेंशियल आता है के क्यू बाय कैपिटल आर। आर क्या होती है, उसकी रेडियस। तो आप इस वाले सरफेस के अंदर है तो कितना है, इसके वजह से माइनस के क्यू बाय इसकी रेडियस, वो कितनी है, आर टू। तो ये लिखा। फिर इसके लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, के फाइव क्यू डिवाइड बाय इसकी रेडियस, दैट इज आर टू। ये आ गया पोटेंशियल। अब आप निकाल के बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना, वो सबकी वजह से निकालना है। इसके अंदर है, फर्स्ट सरफेस के अंदर है, पर उस पर चार्ज ही नहीं है तो कहानी नहीं है, तो पहले उसकी वजह से जीरो आ गया। सेकंड वाले की वजह से अगर आप देखेंगे, इस बाहर वाले सरफेस की वजह से, इसकी वजह से कितना आएगा, इसके भी आप अंदर हैं और सेकंड सरफेस के भी क्या है, आप अंदर है, तो अंदर वाला रिजल्ट यूज करना है। वो कितना आता है आपके पास, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर ए। इसकी डिस कितनी है आपके पास, आर वन, सॉरी के क्यू बाय आर वन। समझ में आ रही है ये बात। अच्छा अगर आप थर्ड सरफेस के भी अंदर है तो इसकी कितना आएगा आपके पास, माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर टू। इसकी खुद की रेडियस यूज होगी। क्लियर। अगर आप बात करें फोर्थ सरफेस के, तो फोर्थ सरफेस के भी आप अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, के फाइव क्यू डिवाइड बाय आर टू। ये पोटेंशियल आ गया आपके पास। तो कुछ नहीं करना आपको, पहली बात जिस पॉइंट पोटेंशियल लिखना है वो सबकी वजह से लिखना है, इसको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोलते हैं। और आपको ये चेक करना है आप शेल के अंदर है बाहर है। अगर आप किसी शेल के बाहर हैं तो यूज होगा के क्यू बाय स्मॉल आर, और अगर आप किसी के अंदर तो क्या यूज होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। आप उसका यूज कीजिए, सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तब भी काम बन जाता, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस इसके लिए इस वाले सरफेस की वजह से अगर मान ले आ रहा है के क्यू बाय आर टू, तो इसकी वजह से भी इतने आ रहा है के फाइव क्यू बाय आर टू, तो सीधा के फोर क्यू बाय आर टू भी लिखा जा सकता है। पर अगर वो थिन होगा तब ये चीज सही है, थिक होगा तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आप प्रैक्टिस से थोड़ा सीख लेंगे बात को। एक बार आप इस सब ढंग से देखिएगा ना, एक बार मास्टर एक ही चीज पकड़िए आप, आपको ये पता है ना शेल के बाहर पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय स्मॉल आर, अंदर कितना आता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। अब आप देखिए आप उस शेल के अंदर है कि बाहर है, अगर किसी के बाहर है तो उसकी वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर, और किसी के अंदर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर। आप इस सवाल को छापिए, फिर मैं आपको और सवाल देता हूं, उससे आपकी चीजें और क्लियर होगी। तो बच्चों सवाल आपके सामने है, वैसा ही है जो हम पहले कर रहे थे। अब की बार आपको क्या दिखाया गया, ये एक शेल है, ये एक शेल है, इस पे कितना चार्ज गिवन है, क्यू चार्ज दिया है आपने शेल को। इस वाले शेल पे टोटल चार्ज आपने 5 क्यू दिया है, पर ये शेल थिक है, ये शेल क्या है आपके पास, थिक है। इसकी इनर रेडियस R2 और आउटर रेडियस R3 है। आपको बोला गया डी 4 पॉइंट्स है A B C D, आपको बोला गया फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट A B C D। अगर आपने पहले वाला सवाल अच्छे से किया होगा तो ये सवाल आपको इजीली आप कर पाएंगे। आप अटेम्प्ट कीजिए, अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में सीखने में लोगों को टाइम लगता है, पर एक बार आप सीख जाएंगे तो आप गोली की तरह इस सवाल को करेंगे। तो एक बार आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना टाइम लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, पर आप कोशिश कीजिए आप सही करें इसे।
आई होप आपने कर दिया होगा। ये थिक शेल है तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ेगी, अगर थिन होता तो जरूरत नहीं थी। आप करके देख लीजिएगा, थिन में लास्ट वाले केस में हमने किया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बेसिक से, अगर चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करें तब भी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस नहीं थी तो दोनों में सेम इफेक्ट शो करता है वो। आप डिफरेंट डिफरेंट करें चाहे एक साथ ले करें, क्योंकि एक में प्लस Q1 आएगा, दूसरे में माइनस आ जाएगा, उसका नेट Q1 प्लस Q2 ही बचेगा आपके पास में। अभी इस वाले में करना पड़ेगा, वो थिक है, यहाँ पे चार्ज Q आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस Q आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास प्लस 6Q आएगा। क्या सबसे पहले डी पॉइंट पे निकाला, मुझसे पूछा डी पॉइंट के ऊपर, तो मैंने बोला सबकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, सबकी वजह से। सरफेस का नाम डाल देते हैं, इस सरफेस का नाम कुछ 1 डाल देते हैं, इस सरफेस का नाम 2 डाल देते हैं, इस सरफेस का नाम 3 डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 की वजह से, यहाँ पे लिखूंगा 2 की वजह से, यहाँ पे लिखूंगा 3 की वजह से। तो सबसे पहले 1 पे देखेंगे, 1 का वेयर इज 1, ये रहा 1। आप इसके बाहर है कि अंदर है? बाहर है, बाहर इस 1 सरफेस के बाहर है ना ये डी पॉइंट, तो अगर आप इसके बाहर है तो बाहर पोटेंशियल फॉर्मूला क्या आता है KQ/R। तो आप क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज KQ/R, और R की वैल्यू क्या लिखेंगे RD, D की डिस्टेंस RD मानिए हमने। फिर अगर आप बात करें सेकंड सरफेस, ये सेकंड सरफेस, इसके बाहर है या अंदर है? सर बाहर है, बाहर का रिजल्ट क्या होता है KQ/r, तो आप लिखेंगे माइनस KQ बाय ये कितना है R2, सॉरी के बाहर है तो RD, ठीक है। 3 की अगर आप देखें 3 के बाहर है तो क्या लिखेगा KQ बाय कैपिटल आया KQ/r, तो जवाब आया KQ/r, तो मैं लिखा प्लस 6Q डिवाइड बाय RD। डन। ठीक, अब हम बात करते हैं VC की। किसकी बात करते हैं? VC की। C पे अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले बताइए फर्स्ट सरफेस के क्या है, बाहर है या अंदर है? C पॉइंट फर्स्ट के बाहर है तो बाहर का रिजल्ट यूज होगा, तो कितना है KQ/RC। सेकंड सरफेस के बाहर है तो सेकंड का रिजल्ट कितना है माइनस KQ बाय, दिस विल बी माइनस KQ/RC। सही है ये बात? ठीक है। अगर आप थर्ड सरफेस की वजह से देखेंगे तो आप इसके अंदर हैं, थर्ड सरफेस के क्या है आप अंदर है, और अगर आप थर्ड सरफेस के अंदर होंगे तो क्या रिजल्ट आया KQ/R, तो मैंने लिखा K6Q, और इसकी रेडियस कितनी है थर्ड सरफेस की आपके पास, दैट इज R3, तो R3 दिया। बच्चों चमक रहा है क्या? आ रहा होगा समझ में? खेल की तरह है, एक बार वो चमक जाएगा, बहुत इजीली मजेदार सवाल लगते हैं मुझे ये। बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर मैं 1 के बाहर हूं, अगर आप 1 के बाहर है तो रिजल्ट आया KQ/r, स्मॉल आर की जगह कितना बन जाएगा RB, ठीक है। अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे C पॉइंट पे, अगर आप C पॉइंट पे देखना चाहेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी, अच्छा सॉरी वापस करते, मैं ध्यान कहीं और चला गया था। हम बी पॉइंट पे निकाल रहे थे तो सरफेस 1 की वजह से निकाल दिया, सरफेस 2 की वजह से देखते हैं। सरफेस 2 के आप कहां हैं? सरफेस 2 के अंदर है कि बाहर है? आप अंदर है। अंदर तो कौन सा रिजल्ट यूज हुआ KQ/R, तो आपने लिखा माइनस KQ/R, तो इसकी रेडियस कितनी है R2। इतना चमक रहा है बच्चों? ठीक है। अब थर्ड सरफेस के लिए बताइए यहाँ पे कितना लिखेंगे थर्ड सरफेस के लिए, तो आप क्या बोल सकते, थर्ड सरफेस के अंदर है तो अंदर रिजल्ट आता है KQ/R, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस K6Q डिवाइड बाय R की जगह कितना आ जाएगा आपके पास R3, क्योंकि इसकी रेडियस R1 R2 R3। डन। अब लास्ट पॉइंट बच गया VA। तो अगर आप देखेंगे ए पॉइंट से पूछेंगे भाई साहब ए पॉइंट कहां है, तो बोलेगा फर्स्ट के अंदर हूं। अगर ये फर्स्ट के अंदर है तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज KQ/R1, अंदर ये रिजल्ट आता है। 2 की वजह से अगर आप देखेंगे तो माइनस KQ/R2, और अगर आप 3 की वजह से देखेंगे तो कितना आएगा K6Q डिवाइड बाय कितना R3। डन। ये 4 रिजल्ट है। आपको कोई गलती लग रहा है तो आप बता भी सकते हैं। सबके बाहर हूं, ठीक है। C पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो D के अंदर हूं, बाकी सबके बाहर हूं, ठीक है। अगर आप B पॉइंट पे देखेंगे तो एक के बाहर हैं, बाकी सबके अंदर हैं, ठीक लग रहा है रिजल्ट। A पॉइंट पे देखें, ठीक है, फाइन। ये रिजल्ट आपने निकाल लिया। तो इजी था, पर आप इसमें ध्यान रखिएगा, अगर शायद थिक होगा तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, थिक नहीं है तो आप सीधा करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। क्यों सेम रिजल्ट आएगा? बिकॉज दोनों टर्म नीचे टर्म उसमें सेम आती है, तो नेट जोड़ेंगे तो क्यू नेट ही बन जाता है आपके पास। तो आप इसको मिटाइए, मतलब आप इसको छाप लीजिए, फिर इसके बाद में फिर अपने आगे बढ़ेंगे और उसमें एक और सवाल देखेंगे थिन शेल का, फिर उसके बाद में इसको छोड़ेंगे। ठीक है। हम जो पोटेंशियल लिखने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इसके बाद कई सवालों में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम एक और सवाल कर रहे हैं आपके पास। आपको दिखाया गया इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q, इससे पहले कभी चार्ज नहीं दिया पोटेंशियल के अंदर, पर ये सिंपल है, आप कर पाएंगे इसको। यहाँ पे Q चार्ज है, इस वाली शेल के ऊपर आप मान लीजिए कुछ 2Q चार्ज है, और इस वाली शेल के ऊपर आप मान लीजिए -4Q चार्ज गिवन था। ठीक है। रेडियस गिवन इसकी R, इसकी 2R। आपसे बोला गया A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे कितना कितना पोटेंशियल होगा, ये आप बताइए। आपको जैसा मन करे वैसे कीजिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना वैसे कीजिए, ज्यादा आपको समझ में आए वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हुआ बच्चों? आइए यहाँ पे अगर आप VA पे निकालेंगे तो VA पे इस शेल की वजह से जो आएगा, इस वाले शेल की वजह से, इसका नाम शेल 1 दे दिया, इसका नाम शेल 2, सिर्फ पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आपने किया होगा तो आप करके देखिए सेम रिजल्ट आएगा। फिर आप सोचिए क्यों सेम आ रहा है, आपको दिख भी जाएगा वहां पे। तो इस वाले शेल पे टोटल चार्ज कितना था, -4q। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, सबसे इसकी वजह से देखते चलो, क्यू की वजह से, क्यू के बाहर है आप तो कितना लिखेंगे, KQ/R। सही। अगर आप इस वाले शेल के देखेंगे तो इस वाले शेल से ही बाहर है, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, +K2Q/R। ठीक। अगर आप इस शेल की वजह से देखेंगे तो इस शेल के ही बाहर है, आप तो क्या लिखेंगे, -K4Q/R। डन। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं बी पे। VB की अगर आप बात करेंगे तो VB के बारे में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर बी पॉइंट पोटेंशियल निकालना है ना। सबसे पहले इस वाले शेल की वजह से देखा तो इस शेल के कहां है आप, अंदर है या बाहर है, इस शेल के अंदर है, और इस शेल के कहां है आप, बाहर है, इस चार्ज के बाहर है। सबसे पहले चार्ज की वजह से लिखा तो कितना है, KQ/RB। इस शेल की वजह से लिखा तो कितना है, K2Q/RB। ठीक है। और अगर आप इस शेल की वजह से देखें तो कितना लिखेंगे आप, -K4Q/2R। सर ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज इस शेल के अंदर है, जब शेल के अंदर होते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल आता है KQ/R। ठीक है। अगर हम चेक करेंगे VC पॉइंट पे तो आप इस चार्ज के तो बाहर हैं, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, KQ/RC। इस शेल के अंदर है तो क्या लिखेंगे, K2Q/ कितना है आपके पास, R आया। ठीक है, ये बी पॉइंट पे निकालना, ठीक है। इस सी पॉइंट पे अगर आप देखें तो पहले वाले शेल के अंदर है ना, तो अंदर क्या रिजल्ट है, KQ/R, K2Q/R। ठीक है। अगर आप देखेंगे सी वाले पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट पे तो कितना है आपके पास, सी पॉइंट पे हम निकाले। अब किसकी वजह से लिख रहे हैं, इसकी वजह से लिख रहे हैं, तो इसके भी अंदर है आप तो क्या लिखेंगे, -K4Q/2R। ये बात चमक गया आपको। सर अब की बार आपने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया, करते फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी यहाँ पे ए पॉइंट पर देखें तो क्या लिखा, KQ1/RA + KQ2/RA। तो एक्चुअल में क्या बन जाए, KQ1 + Q2, और वो नेट चार्ज है। समझ में आ रही है बात। ऐसे अगर अंदर जाएगा तब भी यही लिखेगा, अंदर जाएगा तो क्या लिखेगा, KQ1/2R + KQ2/2R = अगेन KQ1 + Q2/2R। तो एक नोट करके एक बात लिख ले, क्या, इफ शेल इज थिन, नोट, इफ ऑल शेल्स आर थिन, देन फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ में आ गई। इफ ऑल शेल्स आर थिन, देन फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर तेरे पास शेल थिक हो तब तू ये कर सकता है। आई होप आपको चमक गया होगा।